हाँ तो बच्चों, इस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ की जो चैप्टर नंबर 10 है, सदिश बीजगणित, आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अब आज से मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों इस चैनल में मिलते रहेंगे। आपको जो भी डाउट्स आपके मैथ से रिलेटेड हैं या फिजिक्स से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए जल्दी से शुरू करेंगे सदिश बीजगणित। लेकिन अगर इस चैनल पे नए हो तो आगे की तैयारी अपनी बेहतर बनाने के लिए, 3 महीने में अपनी हर एक चीज़ कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये आपके लिए जितने भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। देखिए, ये जो सदिश बीजगणित है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसमें जो भी कुछ आने वाले हैं वो हर एक चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप क्लास 11th पढ़ के आए होंगे तो उसमें सबसे पहले सदिश विश्लेषण एक चैप्टर पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम यही जान लेते हैं कि सदिश क्या होगा। तो सदिश क्या होते हैं? देखो, ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो जाए उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। सदिश क्या होते हैं? ऐसी सभी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो कहलाते हैं सदिश। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ये बात है। ये मैंने तो लिख दिया कि सदिश क्या है। जैसे कि आप समझ सकते होंगे कि अपने पास फिजिक्स में ही है ये, क्योंकि ये फिजिक्स का ही एक टॉपिक लिया गया है। इसमें बस कुछ चीज़ें हैं जो फिजिक्स से इसमें निकाल के पढ़ा नहीं है, वही उन्हीं चीज़ों के बारे में जानना है। तो हर एक चीज़ फिजिक्स की ही है। इस वजह से मैं इसे और भी बेहतर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको फिजिक्स पढ़ा ही रहा हूँ। यहाँ पर आप समझिए, क्या आपने त्वरण के बारे में जाना होगा? त्वरण एक सदिश राशि है। वेलोसिटी के बारे में जाना होगा, वो भी एक सदिश राशि है। आपने बल जाना होगा, वो भी एक सदिश राशि। मतलब ऐसी राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, वो सब के सब क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। तो यहाँ पर मैं कुछ एक दो नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख दे रहे हैं बल, त्वरण, वेग, और इस टाइप की जितनी है। ये बन गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सदिश के प्रकार। कुछ प्रकार हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अगली हेडलाइन है सदिश के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए ज़रा, इनमें क्या क्या आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो मैं लिख देता हूँ, और हर एक चीज़ के बारे में बता भी दूंगा कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या होती है। हर एक चीज़ के बारे में आप जानते चलेंगे। जब फर्स्ट नंबर की बात करते हैं अगर आप, तो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है समान राशि या शून्य सदिश पढ़ लें। सबसे पहले शून्य से स्टार्ट करते हैं। शून्य सदिश। फिर दूसरे नंबर में जब बात करेंगे तो इकाई सदिश या एकांक सदिश या मात्रक सदिश। इसको 3 नामों से जानते हैं हम लोग। जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मात्रक सदिश। फिर इसके बाद बात करेंगे समान सदिश। फिर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे असमान सदिश।
और फिर जब इसके बाद पढ़ेंगे संरेख सदिश। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सह आदिम सदिश। ये पढ़ना है आपको। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको सदिश के बारे में बता देता हूँ, सदिश का रूप क्या होता है। देखो, जब भी हम सदिश में चले जाते हैं तो हम तीनों एक्सिसों को बनाते हैं, एक्स वाई जेड। ये अगर आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस हैं तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। ये तो आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश लिया जाता है उसे आई कैप से डिनोट करते हैं, और जो वाई अक्ष के अनुदिश लिया जाता है वो जे कैप से डिनोट करते हैं। इसी तरह जेड के अक्ष में अनुदिश जो लिया जाता है वो के कैप से डिनोट करते हैं। जो ऊपर बनी होती है वो कैप। आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने ऊपर क्या लगाता है, कैप सर में, तो वही है, ये आई के ऊपर क्या है, कैप, जे के ऊपर कैप, के ऊपर कैप। ये है क्या, तो एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं, ये चीजें होती हैं। अब अगर मैं पूछूं कोई भी एक सदिश है, रैंडम कोई सदिश मान लो पी वेक्टर है, तो उसका रूप कैसे बनाओगे, तो यहां मैं इधर लिख देता हूं सदिश का रूप। सदिश का रूप, सदिश का रूप क्या होगा, देखो x के साथ क्या है बोलो, i। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि p कोई एक सदिश है और p वेक्टर मुझे बनाना है, तो क्या उसका बेसिक फॉर्म होगा, हम कह सकते हैं, देखिए ज़रा, जो x के साथ है वो i है तो बोलेंगे एक्स आई कैप, प्लस y के साथ j है तो वाई जे कैप, प्लस जेड के कैप। ये होती है बेसिक फॉर्म। अब इनके अकॉर्डिंग अब हम एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे कि शून्य सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश क्या है, समान सदिश क्या है, असमान सदिश, संरेख सदिश, सह सदिश। ये आपको माइंड मैप बना के रखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किसी भी चीज टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो जो सदिश है बेसिक फॉर्म ये होता है, पढ़नी ये चीजें। अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्स में जानो। अगर बात करते हैं हम शून्य सदिश की या मात्रक सदिश की, तो यहीं पर एक चीज और मुझसे सीख लो। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं या मापांक निकालूं, परिमाण बोलें या फिर मापांक बोलें, इसको मॉड ऑफ पी वेक्टर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, देखो जो आई कैप है इसका गुणांक एक्स का स्क्वायर, फिर जे कैप का गुणांक वाई स्क्वायर, फिर के कैप का गुणांक जेड स्क्वायर। ये होता है मापांक निकालने का तरीका। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो हर एक चीज़ आपको आगे समझ आएगी।
ये रही सारी चीज़ें। अब मैं इधर आराम से समझा सकता हूँ आपको, मेरे पास बहुत सी जगह बच गई है। अब सुने ज़रा एक एक करके क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले शून्य सदिश पढ़ना है। तो जो भी सदिश पढ़ना है इनमें परिमाण से रिलेट करके पढ़ना है। मतलब शून्य सदिश का मतलब आप पढ़ के समझाओ मुझे। शून्य सदिश का मतलब कुछ ना कुछ इसका शून्य होगा, तो वो शून्य क्या होगा, बोले परिमाण। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो जाए, बोलो शून्य हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो, उसे क्या नाम देंगे बताइए, शून्य सदिश। ठीक है। मात्रक, इसको हम इकाई सदिश के नाम से जानते हैं, और इकाई मीन्स एक, ठीक है, या एकांक सदिश तो एक। तो यहां पर इस जिसका मात्रक कितना हो जाएगा, बोलो एक हो जाएगा। देखो शून्य सदिश तो उसका जो अगर परिमाण निकालेंगे वो कितना आएगा, शून्य। अगर मैं मात्रक सदिश, इसी का नाम होता है एकांक सदिश, इसी का नाम होता है इकाई सदिश। हर किसी में एक समझ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो जाए उसे क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश। तो लिख देता हूं मैं, जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो। पर यहां पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। फॉर्मूला, मान लो अगर कोई ए वेक्टर कोई एक सदिश है, कौन है, ए वेक्टर कोई एक सदिश है। मैं यहां पर बताता हूं, यदि ए वेक्टर सदिश हो तब, अगर मैं बात करूं ए वेक्टर के इकाई सदिश के फॉर्मूले की, तो उसको हम ए कैप से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, बोलो ए कैप से। और उसका सूत्र बनेगा, ये जो सदिश है ना, इसको लिख दें आप, और इसमें इसके परिमाण से डिवाइड कर दें। याद रखेंगे इस बात को। अगर कोई सदिश ए वेक्टर है और उसका मुझे निकालना है मात्रक सदिश ए कैप, तो हम क्या करेंगे, जो सदिश है उसे लिख देंगे और उसके परिमाण से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, मात्रक सदिश। क्या बन के आएगा, मात्रक सदिश। इस तरह से आप ये मात्रक सदिश के बारे में जान जाएंगे। समान सदिश, एक सोचो बेसिक बात है कि समानता आप कब दिखाते हैं, बताएं। जब कोई दो व्यक्ति हो या उससे अधिक हो। कभी आपने ये कहा है क्या कि मैं मेरे समान हूं, कोई कहेंगे खुद का बड़प्पन ये है ना, क्योंकि खुद के समान तो हर एक व्यक्ति होता है। अब जो आदतें आप में हैं तो वो आदतें आप में तो बनी ही रहेंगी, तो कोई खुद से तुलना तो की नहीं जाती। हम क्या करेंगे, सामने वाले पर्सन को लेंगे, वो एक हो, दो हो, या उससे अधिक हो सकते हैं ना। तो सामने तो मैं तो हूं ही, और मैं मुझको मिलाकर दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तब हम समानता या असमानता दिखा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो। क्या समान हो, बोलो। और पढ़ क्या रहे हो, जल्दी बताओ। और सदिश में क्या होता है, दिशा है ना, दिशा का बहुत महत्व होता है। तो हम क्या समझेंगे, परिमाण तो सेम है ही, साथ साथ क्या सेम होने चाहिए, बोलो दिशा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों सेम हो, उनका नाम क्या देंगे हम लोग, समान सदिश। तो लिख देते हैं, दो या उससे अधिक, दो या दो से अधिक जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। ये लो, जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो।
ठीक है, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों क्या होने चाहिए, समान, उनको हम क्या कह सकते हैं, समान सदिश। लिखने की बात आ जाए तो लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर, अगर कोई और है तो ए वेक्टर इक्वल सी वेक्टर, अगर कोई और है ऐसे तो लिख के हम सकते हैं, बस उन्हें इक्वल के चिन्ह के साथ लिखते जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, बोलो, समान सदिश। क्या इसके बारे में आप जान गए होंगे कि नहीं, असमान सदिश क्या होंगे, सोच कर बताओ क्या होंगे, जिनके परिमाण क्या हो, असमान, गलत जवाब, समान हो और दिशा में क्या हो जाए, हाँ विपरीत हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, असमान। ठीक, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो सेम हो जाए लेकिन दिशा क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, उनका नाम क्या हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि इसी का नाम ऋणात्मक सदिश भी है आपके एनसीईआरटी के मुताबिक, याद रखेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या है, ऋणात्मक सदिश, मैं आगे कहीं लिखूंगा इस बात को, याद दिला देना मुझे। ये मैं यही लिख दूं, या ये जो चीज है ऊपर सेम चीज यही आपको इधर लिखते जानी है, परिमाण समान हो दिशा विपरीत हो, ये लो, याद रखेंगे इस बात को। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो सेम हो लेकिन दिशा क्या हो जाए, विपरीत, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, बोले, असमान सदिश। अब यहीं पर बात आती है कि इसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो क्या याद रख पाएंगे, इसका नाम ऋणात्मक सदिश भी होता है। असमान सदिश का दूसरा नाम क्या हो सकता है, बोलो, ऋणात्मक सदिश। इसको मैं इधर लिख दूं, कहाँ जा रहे हो, रुको जरा तुम, इसी का नाम होता है ऋणात्मक सदिश। याद रखेंगे इस बात को, इसका नाम क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। अब यहां पर एक और बात है, अगर आप इसको ए वेक्टर बराबर मान लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं कोई दो सदिश, इसमें देखना, अगर मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो सदिश हैं तो वो समान हैं, अगर तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलेंगे ए वेक्टर इक्वल क्या लिखेंगे, बोलो, बी वेक्टर। लेकिन अगर असमान सदिश में मिल जाते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल माइनस बी वेक्टर। परिमाण तो सेम हो जाएंगे पर चिन्ह क्या बता रहा है, दिशाओं में क्या है, अपोजिट है, याद रखेंगे। अब बात आती है संरेख सदिश। संरेख सदिश ये होते हैं, देखो, अच्छा परिमाण ये जो समान सदिश, इसका अगर चित्र बनाकर आप देखेंगे तो ऐसे बना होगा, जैसे ये है, मान लो ये है एक सदिश, ठीक, और दूसरी यहीं से मैं और खींच रहा हूं, क्या ये लगभग बराबर नजर आ रही दोनों लाइनें। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, मैं कह दूं लाइनें परिमाण को व्यक्त कर रही हैं और ये डायरेक्शन आप खुद ही देख लो। तो परिमाण अगर दोनों के लाइनें जो अगर परिमाण को डिनोट कर रहे हैं तो इसकी लाइन की लंबाई, इसकी लाइन की लंबाई दोनों सेम है ना रेखाएं, तो हम क्या कहेंगे, परिमाण सेम हो गए, और डायरेक्शन देखो, इसकी इधर से इधर, इसकी भी इधर, तो ये क्या कहलाएंगे, समान। लेकिन अगर मैं कह दूं असमान, तो असमान में आपको बस इतना करना होगा कि ये पॉइंट ले लो, मान लो इधर से इधर की ओर डायरेक्शन है ए वेक्टर की, और ऐसे आ जाए बी वेक्टर। अगर आपको ये लग जाए कि ये दोनों लाइनें लगभग बराबर है, मान के चलो कि ये बराबर हैं, तो अगर ये लाइनें बराबर हैं तो मैं कहूँगा कि ये दोनों बराबर है, मतलब ए और बी, अच्छा परिमाण को केवल वेक्टर हटा दो तो परिमाण बन जाता है। ए वेक्टर है मतलब सदिश ए है, लेकिन केवल ए मतलब एक ए वेक्टर का परिमाण है, तो ए और बी बराबर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण बराबर हो गए। लेकिन दिशाएं देखो एक बार, इसकी इधर इसकी इधर, अपोजिट है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे दो सदिश हैं जिनके परिमाण तो सेम है लेकिन दिशाएं क्या हैं, अपोजिट। इस वजह से कहेंगे कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के इक्वल है लेकिन दिशा में कैसा है, विपरीत, तो इनका नाम क्या हो जाता है, असमान
सदिश। समझ गए? तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। अब आ जाते हैं संरेख सदिश। संरेख इन्हीं दोनों का निचोड़ है और कुछ बात नहीं। हम ऐसे कोई भी दो सदिश ले लें, ऐसे दो ही ले लें, दो से अधिक ले लें, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो जाए। समझे? एक ही रेखा के समांतर। मान लो एक ये लाइन खींचिए, देखो ये कोई एक लाइन है। अब मैंने ऐसा किया कि इसको और अच्छा समझाने के लिए मैं चित्र लेता हूं। समझिए, एक ये लाइन है, ये कोई एक लाइन थी पहले से ही। अब मैंने ऐसे किया कि अपने आप से एक लाइन और ली, फिर एक और लाइन ली, और ये मान के चलो कि ये सीधी है। तो बताओ, मैं कह सकता हूँ कि नहीं कि ये दोनों अगर ये सीधी हैं बिल्कुल, इनके बीच का गैप सेम है, तो ये इस रेखा के ये दोनों क्या है? बोलो, समांतर। समांतर क्या बोलेंगे? समांतर। तो ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो किसी एक ही रेखा, जो एक ही रेखा के क्या हो जाए? समांतर हो जाए, वो आपस में क्या कहलाते हैं? बताएं। संरेख सदिश। क्या होंगे? संरेख सदिश। तो बताओ, क्या समांतर जो ये समान सदिश होते हैं, क्या ये संरेख सदिश हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, है ना? और नहीं भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं कह दूं, ये मान लो देखो दोनों की लाइनें मैंने इसी वजह से बराबर की थी, अगर मैं ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो ये क्या है? बताएं, ये क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बन गए? बोलो। और ये संरेख है कि नहीं है? क्योंकि ये पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं हाँ, समान सदिश क्या होते हैं? संरेख सदिश होते हैं। लेकिन असमान की बात कर दें अगर, तो एक की डायरेक्शन में चेंज कर दूं इधर, अब बताओ क्या संरेख है? क्या ये संरेख है? क्योंकि समांतर तो अभी भी है, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुई है, तो अभी भी ये संरेख सदिश है। तो क्या आपको क्लियर हुआ कि समान सदिश हो या फिर असमान सदिश हो, वो संरेख सदिश हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि दो सदिश हैं और वो संरेख हैं, क्या वो समान सदिश हो सकते हैं? एक ट्विस्ट है, समझो ध्यान से मेरी बात। मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो सदिश ऐसे हैं जो समान हैं, कैसे हैं? समान, तो वो क्या हो जाते हैं? जल्दी बोलो। संरेख सदिश हो जाते हैं। समान सदिश, समान सदिश क्या बन जाते हैं? बोलो, संरेख सदिश बन जाते हैं। असमान सदिश बोलो, संरेख सदिश बन जाते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि मैं कहूं कि संरेख सदिश, क्या संरेख सदिश समान सदिश हमेशा हो सकते हैं? क्यों? सोच के बताओ जरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकते? जरूरी नहीं कि हो, जरूरी नहीं कि हो, क्यों? ये एक बड़ा सा ट्विस्ट है ना? समान सदिश चाहे जितने भी खींच डालो समान सदिश, वो जरूर होंगे संरेख। तो फिर मैं ये कह रहा हूं, क्या संरेख है तो क्या वो जरूर समान सदिश होंगे? दिशा विपरीत हो सकती, बहुत सही, ठीक। तो वो असमान भी हो सकते हैं ना, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अच्छा, मान लो मैंने कहा दिशा भी एक है। अब एक स्पेशल ट्विस्ट है। मान लो मैंने कहा कि दो सदिश, पहले लॉजिक सुनना, एक बेहतरीन ट्विस्ट है सदिशों से लेकर। मैंने कहा एक सदिश ए वेक्टर है और एक सदिश बी वेक्टर है, और मैंने कहा ये दोनों ही समान सदिश हैं। सही समझ पाए? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे सदिश हैं? बोलो, समान सदिश है। तो मैंने कहा क्या ये संरेख सदिश होंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा वन लाइन पे? हाँ होंगे, 100% है कि हाँ होंगे। लेकिन अब ट्विस्ट ये आता है कि दो सदिश हैं, संरेख भी हैं, दिशाएं भी सेम है, क्या वो समान सदिश हो सकते हैं? आप सोच के बताओ, ये बड़ी गहरी बात है। आप जानेंगे कि नहीं हो सकते, जरूरी नहीं कि हो। पता है क्यों? देखिए जरा, मैं आपसे कह रहा हूं, समझना। मैं एक बार फिर से लाइनें लेता हूं नई, और देखोगे आप, मजा आएगी आपको बिल्कुल। मैंने कहा एक सदिश ये है, ये एक सदिश मैंने बना दी, और एक सदिश मैंने यूं बना दी,
और बस मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको ये जस्ट इमेजिन करना है कि जो सदिश का परिमाण है ना, वो लाइन की लंबाई बताएगी, ठीक है। जो लंबाई है वो किसको बताएगी? परिमाण को। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए वेक्टर और इसका नाम दे दूं बी वेक्टर, जल्दी बोलो क्या ये संरेख सदिश है या फिर नहीं? संरेख है या नहीं? है संरेख, क्योंकि मैंने कहा इनके गैप सेम है। देखो अब गैप सेम, दो संरेख सदिश की वो समांतर लाइनों की परिभाषा क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाते जाने पर वो कभी मिले ही ना, तो वो क्या कहलाती हैं? पर एक कड़वा सच है कि ये झूठ मूठ का बताया गया है आपको कि कहीं नहीं मिलेंगी, कभी ना कभी वो अनंत में जाके मिल ही जाती हैं, याद रखेंगे। और ये भी सच नहीं है, क्योंकि हम लोग गए तो है नहीं अनंत में, पर ये मानना है कि वो रेखाएं जब कहीं नहीं मिलेंगे तो कहां पर मिल जाएंगी? अनंत पर, याद रखिए। अब यहां पर मैं कह रहा हूं ये संरेख, ये समांतर सदिश है, क्योंकि देखो अगर ये गैप मैंने लगभग सेम बनाया तो बताओ जब सेम गैप वालों को बढ़ाते जाओगे तो कभी कट करेंगे एक दूसरे को? नहीं। कट कौन सी लाइनें करती हैं? एक लाइन ये और एक लाइन अगर ये है, तो अब देखो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने पर कट कर देंगे। इधर तो ना कट करेंगे, गैप बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर घटता जाएगा तो कट करेंगे, तो ये कभी नहीं मिलेंगी ना। और जब नहीं मिलेंगी तो कौन सी लाइन हो गई? समांतर। और मैंने अभी अभी सिखाया कोई दो ऐसे सदिश जो किसी एक ही लाइन के क्या हो जाए? बोलो समांतर हो जाए, वो क्या कहलाती हैं? संरेख सदिश। तो बताओ जरा क्या ये संरेख हैं? तो आंसर क्या होगा? है। तो इसके ऊपर मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों कैसी हैं? जल्दी बोलो। संरेख। डायरेक्शन सेम है या नहीं पहले ये बताओ। है। अब संरेख भी है, तो जो मेरा क्वेश्चन था उसे अब दोबारा सुनो। मैंने कहा अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश हैं, अब देखना जरा, क्वेश्चन समझना और मन लगाकर बताना। मैंने कहा यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे सदिश आपको मिल जाए जिनके परिमाण भी सेम हो, दिशा भी सेम हो, तो क्या वो संरेख हो सकते हैं? तो आप कहेंगे जरूर होंगे, क्योंकि समान सदिश की यही परिभाषा है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी क्या होनी चाहिए? सेम। अब परिमाण भी सेम, दिशा भी सेम, इसका मतलब उनके बीच का गैप 0 होगा। समांतर सदिश। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा एक लाइन ऐसे है, मान लो ये 5 है, ठीक है, ऐसे समझा रहा हूं। ये ए वेक्टर है, इसका परिमाण कितना है? बोलो 5। पर एक लाइन ऐसे में कर दो, थोड़ी सी तिरछा कर दो, थोड़ी सी भी, थोड़ी सी, तो ये अभी मान लो पूर्व की ओर है। ये किस ओर है? जल्दी बोलो। पूर्व की ओर। अब मैं इसको भी बी वेक्टर नाम देता हूं, पर परिमाण 5 ही दे देता हूं। क्या आप इन्हें कभी जिंदगी में समान सदिश की संज्ञा दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वजह? क्योंकि हमें ये पता है दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो जाए? बोलो। वही केवल क्या कहला सकते हैं? समान सदिश। क्या ध्यान से आप ये समझ सकते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण 5 है, बी वेक्टर का परिमाण 5 है। ए वेक्टर की डायरेक्शन ठीक पूर्व की ओर है, तो इसकी डायरेक्शन पूर्व से थोड़ा सा अप साइड पे जा रही कि नहीं जा रही? मतलब ये समान सदिश तो नहीं है। तो एक बात दिमाग में आया, अगर उत्तर में है एक ए वेक्टर तो दूसरी भी कहाँ होना चाहिए? बोलो उत्तर की दिशा में। अगर एक पूर्व की ओर है तो दूसरी किधर की ओर होना चाहिए? ठीक पूर्व की ही ओर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे? समान सदिश। और संरेख सदिश भी तो यही कहते हैं, एक ही रेखा के क्या हो जाएं? समांतर हो जाएं, तो क्या कहलाएंगे? संरेख। तो हम ये समझ सकते हैं कि नहीं कि ये दोनों अभी कैसे सदिश है? जल्दी बोलो। समान सदिश हैं। ये तो नहीं है, पर ये दोनों कैसे हैं? बोलो। समान। समान भी है तथा और क्या है? जल्दी बोलो। संरेख भी हैं। ये क्या है? बोलो जल्दी से। ये संरेख भी है। अब ट्विस्ट ये आता है, मैंने ये समझाया कि अगर दो समान सदिश हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वो क्या बन गए? जल्दी बोलो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये दोनों संरेख हैं। ये दोनों क्या है? बोलो। संरेख हैं, क्योंकि ये समांतर है। क्या ये समान सदिश हैं या नहीं? बस आंसर बोलो। क्या ये समान सदिश है या नहीं? नहीं है। आया ट्विस्ट है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हाँ होगा, पर अब क्या पता चला? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझो जरा। संरेख सदिश में दिशाएं भी अपोजिट हो सकती हैं। फिर दूसरी बात ये, अगर दिशाएं अपोजिट नहीं है तो सदिशों के परिमाण भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं तो देखो, इसका परिमाण छोटा है, इसका बहुत बड़ा। डायरेक्शन सेम है तो क्या हुआ भाई? समान सदिश में डायरेक्शन तो सेम हो, साथ साथ परिमाण भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इस वजह से हम कह सकते हैं जरूरी नहीं कि दो संरेख सदिश समान सदिश
हो। जरूरी नहीं कि दो समान वो संरेख सदिश असमान सदिश हो, लेकिन यह 100% जरूरी है कि समान सदिश संरेख सदिश होंगे। समझ आ गई बातें? ठीक है, अब यहां से मैं इतनी चीजों को हटाना चाहता हूं। अब यहां पर मैं लिख दूं ऐसे सदिश जो किसी एक ही रेखा के समांतर हो। यहां पर ये इंटरेस्टिंग बात आई है, समांतर। इसको अलग कलर से किया जाए। ठीक है, अब अगर सह आदिम पूछें, ये मैंने संरेख वाली पूरी कंडीशन समझाई ना, अच्छे से समझ आई। अब बात करते हैं सह आदिम। ये क्या हो सकते हैं? बताओ जरा, सोचो सह आदिम क्या हो सकते हैं। तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, आप ये सोचेंगे कि ऐसे सदिश जो सेम जगह से निकले हों। सह, अच्छा सहपाठी का मतलब क्या होता है, समझाओ मुझे, बताओ। हिंदी तो पढ़ी होगी ना। जो मेरे साथ पढ़ता हो, है ना, जो सेम क्लास में हो। तो सह का मतलब तो सेम हो गया कि नहीं हो गया? आदिम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। समझ गए? तभी इसका नाम होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को का मतलब होता हो गया सह, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और वेक्टर का मतलब सदिश तो होता ही है। तो समझो ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से निकलते हुए हमें प्रतीत हो रहे हो, जो एक ही बिंदु से निकले हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे बताएं? सह आदिम। तो बताओ इसके नाम में ही छिपा था कि नहीं छिपा था? इसके नाम में भी छिपा है। संग का मतलब समान, रेख का मतलब रेखा, जो समान रेखा में हुई हो वो क्या कहलाते हैं? संरेख सदिश। समान इसके शब्दों में ही छिपा है, असमान इसके शब्दों में ही छिपा है, मात्रक इसके शब्दों में छिपा है, शून्य इसके सब, हर एक चीज तो इनके नाम से ही बनी है। तो यहां पर मैं लिख दूं ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। तो ये मैंने आज इतनी चीज़ें आपको बेसिक में हर एक चीज़ आपको मैंने पढ़ा दी। अगर इसमें से जो भी आपको नहीं समझ आता, हाँ इसके एक एग्जांपल मैं दिखा दूँ कैसे पता चलेगा। मानो जैसे कि ये पॉइंट है, और नहीं छोड़ो, मैं ये आपके एक्सरसाइज 10.1 पे मिलेगा। मैं मान लो कि आपको एक यहाँ से एक चित्र उठाता हूँ जो एक वर्ग बने, और मैं वर्ग को बनाता हूँ। बताना अगर ये वर्ग लगने लगे तो। बताओ क्या ये वर्ग लग रहा है? अभी लग रहा है पक्का? छोड़ दें? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। अब तो दोबारा बनाते हैं। वर्ग वाला है इधर या नहीं, मैं देखूं एक बार। ये है तो वर्ग ही, लेकिन बना क्यों नहीं? ठीक, ये मान लो मैंने ऐसे बना दिया। समझ जाए कि एक वर्ग है। अब देखो मैं पॉइंट दे रहा हूँ, ये है पॉइंट। अब ये पॉइंट वाइंट कुछ नहीं दे रहे हैं, हम केवल डायरेक्शन दे रहे हैं। एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, फिर तीसरी डायरेक्शन, फिर चौथी डायरेक्शन। नाम दे दें हर किसी के। नाम दे रहा हूं मैं इसका ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर, और इसका डी वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन से सह आदिम सदिश हैं, तो पहचान करके मुझे बता दो। नाम बोलो कौन कौन से वेक्टर। ऑप्शन में दे दूं, ए वेक्टर बी वेक्टर। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा मैं, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। फर्स्ट में है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, सेकेंड नंबर में है ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर,
थर्ड नंबर है बी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, ये डी है, ये समझ आना चाहिए आपको। फिर फोर्थ है NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये है कि ये एक वर्ग है, ये क्या है बोलो, एक वर्ग है, और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर की डायरेक्शन आपको दिख रही, तो इनमें से कौन सह आदिम सदिश है, बस इतना बताना है आपको। ऑप्शन ये आपके पास हैं, विच वन ऑफ गिवन वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, बताइए इनमें से कौन से सहादिम सदिश है। ऑप्शन चूज करो, जल्दी बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा चूज करेंगे? सेकंड, और कोई? फर्स्ट, और कोई? कोई और? जल्दी बोलो। देखो, ना सोचने वालों से बेहतर है, देखो ना बोलने वालों से बेहतर है गलत ही बोलो, आंसर का पता चलेगा, है ना? तो कम से कम बोलो, कौन हो सकता है, जल्दी बोलो। इनमें से कोई नहीं, बहुत सही, दो आंसर मिल गए मेरे पास, तीन। फर्स्ट कुछ ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन सेकंड है, कुछ फोर्थ में। कोई अगर थर्ड में जाना चाहता है तो वो भी बता दें, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन रह ही ना जाएंगे तो फिर मुझे मजबूरी बताना होगा। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के सब सही है। वजह है, देखो आप आभास करो कि ये एरो इधर की ओर जा रही, पक्का यहाँ से निकली होगी, इधर की ओर गई होगी, है ना? अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ से निकली हुई नजर आ रही है ना? ये एरो यहाँ खत्म हुई तो ये यहाँ से निकली, तो हम समझ गए कि ये एरो यहीं तक खत्म है और ये वाली यहाँ तक गई है। ये यहाँ खत्म हुई, ये वाली एरो यहाँ से निकली यहाँ गई। इसको देखो, ये नहीं लग रहा कि ये यहाँ से गई है। तो देखो, दो सदिश जो हैं ए वेक्टर और डी वेक्टर इस पॉइंट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? अब पढ़ो जरा, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो क्या कहलाते हैं? सहआदिम सदिश। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ही तो ऐसे हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु सेम है। ए वेक्टर और डी वेक्टर किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो ये समझ आ गया होगा ना? ठीक है, इतना काफ़ी है फिर आज के लिए। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 10.1 एक्सरसाइज।